हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, यानी कि अणुसंख्यक गुण, जिनमें लास्ट सेशन में हमने परासरण दाब पर हम लोग बात कर रहे थे। तो आज के सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और परासरण दाब को ही थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, परासरण दाब में आपने विलयन और विलायक में विलायक का मूवमेंट देखा था कि विलायक से विलयन की ओर हो रहा है, इसी को आप परासरण कह रहे थे। और उस परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जा रहा था उसको आपका क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर परासरण दाब कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? व्हेन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। जब एक विलायक और एक विलयन के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है तो क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व दैट solvent molecules enter the solution through the semi permeable membrane and the volume of the solution increases. Okay, होता क्या है यहाँ पर कि विलायक और विलयन दोनों के बीच में आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब विलायक से विलयन की ओर विलायक का क्या होता है? गुजरना होता है। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए ये विलायक क्या करता है? इस विलयन में एंटर करता है और विलयन का वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, the semi-permeable membrane allows only solvent molecule to pass through it, but prevents the passage of bigger molecules like solute. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? केवल विलायक को अपने में से गुजरने देती है, विलयन को गुजरने नहीं देती है। ठीक है, दिस फेनोमेना ऑफ the spontaneous flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution or from a dilute to a concentrated solution is called osmosis. Okay? विलायक से विलयन की ओर जो विलायक का गमन हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए, इसी को ऑस्मोसिस यानी परासरण कहा जाता है। ठीक है, किसे परासरण कहा जाता है? जो आपका तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाना होता है, उसी को परासरण कहा जाता है। ओके, द flow of solvent molecule through the semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied from the solution side. This pressure that prevents the flow of solvent is called the osmotic pressure of the solution. अब क्या किया जाएगा? हमने बोला विलायक से विलयन की ओर विलायक चल रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा था कि विलायक से विलयन की ओर क्या चल रहा है? आपका विलायक मूव कर रहा है। वो किसको पार करते हुए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए। अब यहां से क्या किया जाता है? यहां से दबाव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? दबाव। एक दबाव बनाया जाएगा जिससे कि विलायक को रोक सके। विलायक इधर को चल रहा है, हम इधर से दबाव लगाएंगे तो विलायक को रोका जाएगा। ठीक है, जितना आप दबाव लगा करके विलायक को रोक रहे हैं उसी को परासरण दाब कहा जा रहा है। किसका परासरण दाब? इस विलयन का परासरण। समझ रहे हैं? तो ये परासरण दाब आपने यहाँ पर देख लिया था कि परासरण दाब किसे कह रहे हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य बल, बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, या आप लिखेंगे परासरण। आप लोगों ने लिख लिया था, क्या होता है? परासरण की घटना में विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए आरोपित दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? परासरण दाब।
ठीक है। अब परासरण दाब को डिनोट किया जाता है आपका पाई से। किससे? परासरण दाब को पाई से हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपने बोला इस विलायक का गमन इधर को हो रहा है, इस वाले पिक्चर में समझिए, ये जो हमने बनाया था इसमें क्या कहा आपने, विलायक यहां से यहां को चलेगा, है ना। अब देखो, जितना अधिक सांद्र विलयन होगा, जितनी अधिक इसकी सांद्रता होगी, विलायक उतना अधिक गमन करेगा। ठीक है। विलायक उतना अधिक गमन करेगा तो परासरण दाब उतना ही अधिक लगाना पड़ेगा। तो यानी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है कौन? परासरण दाब। ठीक है। सांद्रता बढ़ रही है तो परासरण दाब भी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? तो आप क्या बोल सकते हैं, परासरण दाब जो है वो सांद्रता के समानुपाती है, जिसे आप C से व्यक्त करें, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और सांद्रता क्या है? विलेय के विलयन में मात्रा, जिसे आप मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता। ओके। सांद्रता क्या है? विलेय की विलयन में मात्रा, और जिसे आप क्या कहते हैं? मोलरता। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं परासरण दाब पाई जो है वो कौन क्या है? समानुपाती है C के। ठीक है। दूसरा क्या किया जाएगा यहां पर आपका, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, इनकी मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। और मोशन कहाँ हो रहा है? परासरण में आपका गति कहाँ से कहाँ को हो रही है? विलायक से विलयन की ओर हो रही है, या कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर हो रही है ना। तो आपने बोला टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेंडमनेस बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की। रेंडमनेस यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ गई। गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो उनमें क्या होने लगेगा, वो तीव्र गति से चलने लगेंगे। तीव्र गति से चलेंगे तो परासरण बढ़ जाएगा। परासरण बढ़ेगा तो दाब अधिक लगाना पड़ेगा। तो यानी किस पर निर्भर कर रहा है? तापमान पर। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, परासरण दाब जो पाई है वो आपके तापमान के भी समानुपाती है। परासरण दाब पाई समानुपाती है किसके? तापमान के, जिसको आप T से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आपने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक है ना। क्लियर है? इतना नोट करके फिर आगे चलते हैं। चलिए नाउ आप लिखेंगे एक समीकरण, एक व 2 से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2C इंटू T। इन दोनों के समानुपाती हैं। अब क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। ठीक है। एक कांस्टेंट आ जाएगा, ओके, जिसको आप क्या कहते हैं? गैस नियतांक भी कहते हैं, RCT, और यू कैन राइट पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर R इज अ कांस्टेंट। ठीक है। और ये आइडल गैसेस के केस में भी देखा था आपने, आदर्श गैस नियतांक R जिसे कहा जा रहा था। नाउ C क्या है? C हमने बोला ये है आपका M है, कैपिटल M, यानी कि मोलरता है। ठीक है। और हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन, जो कि लीटर में लिया जाता है। ठीक है। ml में लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, या इसको पहले आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से विलेय के मोल क्या होते हैं आपके, N2 मानते हैं हम, N2, और ये V, तो इज इक्वल टू N2 बाय V। तो ये हो गई C की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई? C की वैल्यू।
तो C का मान, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू, सी की वैल्यू रख दो, N2/V इंटू आर टी। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई आपकी। अब हम जानते हैं N2 इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये होगा। अब लिखिए N2 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू W2/M2 RT/V, ये हो गया। नाउ M2 आपका नीचे आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू W2 इंटू RT अपॉन M2 इंटू V। ठीक है, ये क्या हो गया, यहां से आप परासरण दाब निकाल सकते हैं। और पाई V के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू, V इधर आ जाएगा, W2 RT अपॉन M2। ठीक है, और M2 आपको निकालना है, विलेय का अणुभार निकालना होगा, तो आप क्या कर लेंगे, M2 इज इक्वल टू W2 RT बाय पाई V। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप ही की बुक का है, क्वेश्चन है आपके पास, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब, 300 केल्विन टेम्परेचर पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालिए। प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले दिया गया है आपको एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन, तो आयतन दिया गया है विलयन का V की वैल्यू दी गई है 200 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसको किसमें, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0 पॉइंट, इधर 3 स्थान छोड़ के आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये यानी इधर को शिफ्ट करेंगे दशमलव को। ठीक है ना, लीटर में आ गया। दूसरा क्या दिया गया है, 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो प्रोटीन का
दिया गया भार आपके पास है और प्रोटीन यहाँ पर क्या है आपकी, विलेय है, तो विलेय का भार आपको दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि W2 का मान है आपके पास 1.26 ग्राम। ओके, और क्या बोला है, 300 केल्विन पर इस विलियन का परासरण दाब, 300 केल्विन यानी टेम्परेचर, टी की वैल्यू है 300 के। ओके, परासरण दाब पाई का मान दिया गया है, पाई बराबर है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। और फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है M2, निकालना क्या है आपको, मोलर द्रव्यमान प्रोटीन का, यानी M2 की वैल्यू निकालनी है। M2 अपॉन क्या होता है, W2 RT बाय पाई पाई भी, ठीक है। क्या बोला मैंने, M2 इज इक्वल टू W2, ये W2 है जो, इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, R और T से, और उसको डिवाइड करते हैं पाई इंटू ई, तो क्या रह गया, R रह गया, R, और R कांस्टेंट गैस की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ओके, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। ये दिया गया है, और निकालना क्या है आपको, आपको M2 निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि M2 इज इक्वल टू क्या होता है, W2R इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी, ठीक है। यही होता है वैल्यू, यही होता है आपका फॉर्मूला। अब मान रखिए, मान क्या क्या है, W2 का मान 1.26, R की वैल्यू 0.083, T की वैल्यू 300, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वी कितना निकाला आपने, 0.200, ठीक है। ये सारा आपका किस में आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान निकालना है, ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करिए। अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज नोट नहीं कर रहे हैं, और फिर कहेंगे कि ये एग्जाम में आया पर हमने किया नहीं, ठीक है। तो हमारी चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर लगभग पढ़ ली है। परासरण दाब में आपका एक और टर्म आती है, प्रतिलोम परासरण, क्या कहा जाता है, प्रतिलोम परासरण, ठीक है ना, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है समझिए इसको, फिर से आपने क्या करना है, एक आपने शुद्ध विलायक ले लिया है, ठीक है, और एक ले लिया है आपने विलियन, इस तरह से कुछ बना लीजिए। इसमें क्या है, इसमें आपका केवल विलायक, ठीक है। ये आपका क्या है, ये विलायक और विलेय दोनों मिक्स हैं, तो इसको आप विलियन कह रहे हो, ठीक है। शुद्ध विलायक के रूप में आपने सपोज शुद्ध जल ले लिया, और यहाँ विलियन में जल के साथ सपोज कोई नमक घुला हुआ है, या समुद्री जल आपने ले लिया, लवणीय जल ले लिया है, तो बहुत सारी चीजें उसमें है, तो ये आपका क्या है, विलियन है, जिसमें विलायक के अतिरिक्त विलेय भी उपस्थित है आपका। ओके, ये दोनों के बीच में आपने इनको सेपरेट करने के लिए एक एसपीएम लगा रखी थी ना, याद है आपको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कर रहे थे आपने, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और आपने क्या बोला, आपने बोला नॉर्मल कंडीशंस में जब हमने ये रखा हुआ है
तो ये कम सांद्र विलयन से या फिर इस शुद्ध विलायक से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक का गमन हो रहा है, जो विलायक इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए इधर से इधर को जा रहा है। यानी बेसिकली जा कौन रहा है, पानी इधर से इधर जा रहा है अब, ठीक है। लेकिन आपने बोला हम इस प्रवाह को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? अगर इस विलयन की ओर से हम लोग क्या करें, एक दाब आरोपित करें, एक दबाव बनाए। तो ये प्रवाह था जल का, आपने इधर से दबाव बनाया तो प्रवाह को क्या कर लिया, रोक लिया। तो परासरण के विरुद्ध आपने एक दाब लगाया था, जिसको आप क्या कह रहे थे, परासरण दाब कह रहे थे, ठीक है। अब मैं कह रही हूं, अगर आप उस परासरण दाब को और अधिक बढ़ा, यानी कि आप इस पर और अधिक बल आरोपित कर रहे हैं, आपने क्या किया, इस पर और अधिक बल लगा दिया, दबाव बनाया और अधिक दाब लगाया, दबाव बनाया, तो अब क्या होगा, अब इस अधिक सांद्र विलयन से इस कम सांद्र विलयन की ओर जो जल है आपका या विलायक है उसका प्रवाह होने लगता है, यानी इस दिशा में अब प्रवाह होगा। समझ रहे हैं? पहले आपने परासरण में क्या बोला कि नॉर्मल कंडीशन में जब हमने रखा हुआ है तो जो विलायक है वो विलायक से, शुद्ध विलायक से या फिर कम सांद्र विलयन से आपका अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन कर रहा है। परासरण दाब लगाने पर वो प्रवाह रोक दिया, और उससे अधिक दाब जब हम लगाने लगे या बहुत अधिक दाब लगाने पर हमारा जो विलायक है वो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर या विलयन से विलायक की ओर गमन करने लगता है। और शुद्ध किसको पार करते हुए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि विलेय तो पार करेगा नहीं, है तो यहाँ पर विलेय भी ना, लेकिन विलेय पार नहीं करेगा, सिर्फ पानी यहाँ से यहाँ आएगा, और वो पानी कैसा होगा, शुद्ध होगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, यानी प्रतिलोम परासरण। रिवर्स या प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, और किसके विपरीत, परासरण। परासरण इधर से इधर था, आपने उस प्रवाह को उधर इधर से इधर को कर दिया, यानी परासरण के विपरीत कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, प्रतिलोम परासरण कहा जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपका क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी से आपका टर्म निकल के आती है आरओ। जो हम लोग हमारे घरों में पानी को प्योरीफाई, वाटर प्योरीफाई लगे होते हैं ना, तो उनको आरओ बोला जाता है कि आरओ से पानी ले लो। तो आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके अंदर भी यही काम कर रहा है, और रिवर्स ऑस्मोसिस करने पर ही क्या हो रहा है, पानी आपका शुद्ध हो रहा है। पानी शोधन के लिए, जल शोधन के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, तो परासरण और प्रतिलोम परासरण आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अभी आप लोग लिखेंगे, यदि अधिक सांद्र विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक क्या करेगा, आपका अधिक सांद्र से, तो विलायक अधिक सांद्र से कम सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। परासरण के विपरीत विलायक के प्रवाह को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है,
परासरण के विपरीत जो विलायक का प्रवाह हो रहा है उसी को आपका प्रतिलोम परासरण कहा जा रहा है। एक पॉइंट लिख लेंगे इसमें, इसकी सहायता से जल को शुद्ध किया जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे। ठीक है, अब देखो दो चीजें होंगी, विलयन 1, ठीक है ना, और विलयन 2 सपोज है आपके पास। ठीक है, इसका पाई 1 है परासरण दाब, इसका पाई 2 है। फर्स्ट केस है इफ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, अगर दोनों विलयन का परासरण दाब समान है तो उनको कहा जाता है समपरासरी। ठीक है ना, समपरासरी विलयन, अगर दोनों का परासरण दाब क्या है, बराबर है। दूसरा केस क्या होगा, एक अधिक होगा दूसरा कम होगा। सपोज आपका पाई 1 अधिक है, ठीक है, पहले विलयन का परासरण दाब अधिक है दूसरे से, ठीक है ना, तो जिसका अधिक है उसको कहा जाएगा अति परासरी, और जिसका कम है उसको कहा जाएगा अल्प परासरी। ठीक है, बोलो। तो ये आपका हो गया परासरण दाब के बारे में। और किसके बारे में पढ़ा हमने, प्रतिलोम परासरण के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने परासरण दाब का एक न्यूमेरिकल किया यहाँ पर। यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।